तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी की है। परशुराम जयंती, ईद और अक्षय तृतीया के पर्व के दिन किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वालों में सर्वाधिक संख्या यानी कि सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों की रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण काल में किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम आवास से देश के किसानों को सम्मान निधि की अगली किस्त की सौगात दी है। इस कार्यक्रम के दौरान लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने सरकारी आवास से जुड़े थे। पीएम मोदी के साथ प्रदेश के 2 करोड़ 67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की गई है। किसानों के खाते में कुल 5 करोड़ 2030 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती और ईद उल फितर की बधाई दी है। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहार घर में मनाने की अपील करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ईद के पावन पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शुभकामनाओं के संदेश में कहा कि ईद उल फितर का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इसी तरीके से अक्षय तृतीया शाश्वत सुख, सफलता और आनंद की कभी कम ना होने वाली भावना को पर्व है, जिसका मानव जीवन में अपना एक अलग विशेष महत्व है। तो देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। पिछले साल की ही तर्ज पर इस साल भी ईद पर कोरोना का साया है, इसलिए विशेष एहतियात के साथ इस पर्व को मनाने की बात कही जा रही है। लोगों ने घरों में रहकर के ईद की नमाज अता की है, तो वहीं मस्जिदों में भी बिना भीड़ के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा, ईद के मौके पर नमाज अदा करी है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सुन्नी उलेमा के साथ शिया धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील करी कि वो ईद को बेहद सादगी के साथ मनाएं। इस दौरान अपनों को सुरक्षित रखें, इसके लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त सीधे उनके खाते में मिल गई। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत करी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा और कितनी धनराशि होगी, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, आज पहली किस्त जारी होगी, कितनी किस्त होगी और कितने किसान लाभ होंगे? देखिए, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से ये 8वीं किस्त जारी होगी। इस चौमास की जो नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, उस चौमास की पहली किस्त जो है आज मई के महीने में आज जारी होने जा रही है। तो बिना 4 माह पूरे हुए ही एडवांस प्रधानमंत्री जी ने इस बात का फैसला किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जिन किसानों का डाटा वैलिडेटेड है, उन सारे किसानों को आज हम जो है वो धनराशि उनके खातों में भेजेंगे और उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा किसानों को आज 5230 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि जाने वाली है उनके खातों में। एक क्लिक से डीबीटी के माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली से जारी करेंगे और ये सब डाटा हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वार लेवल पर तैयार करवाया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य को फास्टेस्ट पीएम किसान सम्मान निधि के डाटा भरने और उसके क्रियान्वयन में हमें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये सब कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर काम हो रहे हैं और इस योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोविड महामारी के दरमियान किसानों का इससे बहुत बड़ा हित होगा और साथ साथ में जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अभी जो खरीफ की फसल लगाई जाने वाली है उसके लिए खाद बीज का प्रबंध किसान भाई कर सकेंगे, जिससे कि राज्य के भीतर किसी प्रकार की कठिनाई उन्हें नहीं होगी। अभी पंचायत चुनाव हुए हैं और गाँव में किसान रहते हैं। एक तरफ कोरोना के बद इंतजामी की बात विपक्ष ने की, दूसरी तरफ
किसानों में आक्रोश भी है। लगातार पिछले 4 महीने से किसान आंदोलनरत हैं। हालांकि संख्या वहां पर घटी है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो किस तरीके की रणनीति है उत्तर प्रदेश सरकार की? देखिए, यह लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात और अपने विचार रखने के अधिकार हैं। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उस कानून को, वो आंदोलनरत हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। और बार बार कृषि वैज्ञानिकों ने और देश के अर्थशास्त्रियों ने, भारत सरकार ने और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जब यह किसानों के हित में है और यदि उसमें कोई कठिनाई है तो उसका हम निवारण निकालने के लिए भी तैयार हैं, तो आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जहां तक सवाल है कि पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों को जो है सस्ते अनुदानित आधार पर अच्छे बढ़िया गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, कृषि यंत्रों को उपलब्ध करवाना और अन्य कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराए जाने में जो भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है और पीएम किसान के माध्यम से अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा किसान भाइयों को उनके खातों में पैसा जो भेजा गया है, वह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत और संबल के रूप में बना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश के भीतर 86,36,000 किसानों का ऋण मोचन का फैसला उन्होंने किया। सर, किसान ग्राम पंचायत में रहते हैं, पंचायत चुनाव हुए हैं, भाजपा को अपेक्षित जो उम्मीदें थी वो परिणाम नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और परिणाम चूंकि ये सिंबल के आधार पर नहीं थे, लेकिन हमारी बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जिला पंचायत भी जीते हैं, ग्राम प्रधान और बीडीसी भी जीते हैं और अधिकांश पंचायतों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ग्रामों में हमारे प्रधान बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं। बिल्कुल, ये थे सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका कृषि को लेकर बेहतरीन प्रबंधन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खाते में सीधे 5200 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में तमाम किसान ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कृषि बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत अब तीसरी पीढ़ी यानी कि जयंत चौधरी के हाथों में आ गई है। लेकिन सियासी संकट से गुजर रहे राष्ट्रीय लोकदल को सियासी फलक पर चमकाने की चुनौती जयंत चौधरी के सामने होगी। एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का डंका बजा करता था, लेकिन 2014 में मोदी सुनामी में राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार खत्म हो गया। सियासी हालात ऐसे हुए कि खुद अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन ये भी तय है कि मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन और कोरोना के बिगड़ते प्रबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी को बैठे बिठाए एक अवसर जरूर दिया है। जयंत चौधरी तो बहुत मिलनसार, बहुत संगठन को में सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, सबको लेकर के चल रहे हैं। और अभी जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद में जिस तरह धुआंधार उन्होंने रैलियां की हैं, जिस तरह जनता के बीच में गए हैं, गांव-गांव गए हैं, जिलों जिलों में किसान पंचायतें की हैं, उन पंचायतों में जिस तरह लोग उमड़े हैं, जिस तरह लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी किसानों के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। किसान उन्हें बहुत प्यार करता है, बहुत स्नेह करता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत अब तीसरी पीढ़ी यानी जयंत चौधरी के हाथ आ गई है। लेकिन मुश्किल दौर से गुजर रहे राष्ट्रीय लोकदल की सियासी बैतरणी जयंत चौधरी कितनी पार लगा पाएंगे? क्या लगातार छिटके जाटों को वापस लोकदल की तरफ जयंत चौधरी लाने में कामयाब रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की राजनीतिक कार्य कुशलता जयंत चौधरी में देखी जाती है, उससे कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सर में दर्द होना लाजमी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग होने की सूचना आई। दरअसल चित्रकूट जेल में बंद अपराधियों के बीच में गैंग वॉर हो गया था। ये वर्चस्व की लड़ाई थी। मिली जानकारी के हिसाब से जेल में बंद अंशुल दीक्षित नामक कैदी को कहीं से कट्टा हाथ लग गया। इसके बाद उसने दूसरे कैदी मेराजुद्दीन और मुकीम और फक्काला पर गोलियां चला दी। इस हमले में दोनों कैदियों की मौत हुई है। इसके बाद अंशुल ने 5 और कैदियों को बंदी बनाया था, जान से मारने की कोशिश कर रहा था, धमकी भी दे रहा था, जिसके जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी कैदी अंशुल दीक्षित को मार गिराया।
इस पूरे गोलीकांड में 3 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग होने की सूचना आई। पता चला कि चित्रकूट जिला जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में गोलियां चली हैं। इस गोलीकांड में 3 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और जांच भी चल रही है। दूसरी तरफ जेल में शूटआउट की खबर से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के हिसाब से जेल में निरुद्ध अंशुल दीक्षित नाम के कैदी को कहीं से कट्टा मिल गया था। इसके बाद उसने यहां बंद महराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला पर गोली चला दी। हमले में दोनों की मौत हो गई। मुकीम काला पश्चिम यूपी का बड़ा बदमाश बताया जा रहा है। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में अंशुल दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया है। पता चला है कि मारा गया महराजुद्दीन बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी था। मार्च 2021 में वाराणसी जेल से चित्रकूट जेल उसका ट्रांसफर हुआ था। मुकीम काला 7 मई 2021 को चित्रकूट जेल आया था। तो वहीं अंशु दीक्षित दिसंबर 2019 से चित्रकूट की जेल में था। फिलहाल घटना की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। कुल 3 बंदी इस घटना में मारे गए हैं। जेल में तलाशी कराई जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पर मौजूद हैं और घटनाक्रम की जानकारी हासिल कर रहे हैं। फिलहाल कारागार में शांति है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। खैर, स्थिति अब चाहे जितनी नियंत्रण में हो, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। चित्रकूट जेल में हुई आज जो वारदात है निश्चित रूप से कोई नई नहीं है। इस प्रकार की वारदातें उत्तर प्रदेश की जेलों के लिए आम रही हैं। अगर हम पिछले 10 सालों के आंकड़े देखें तो निश्चित रूप से लगातार हर साल एक ऐसी वारदात होती रही है जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को कहीं ना कहीं हिलाती रही है, झकझोरती रही है और बताती रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है। यहाँ तक कि जेल में बंद कैदी भी आपस में गैंगवार कर रहे हैं। उनके पास हथियार कहाँ से पहुंच रहे हैं, कौन पहुंचाने वाला है, जेल प्रशासन क्या करता है, इसका उत्तर आज तक प्रशासन नहीं दे पाया है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करता हूं, 2011 से लेकर के आज तक तकरीबन 10 से ज्यादा घटना हो चुकी है। इसका मतलब निश्चित रूप से हर साल एक घटना होती है। अगर हम अभी हालिया घटना देखें, सबसे बड़ी घटना उस समय हुई थी, मेरठ जेल में हुई थी, जहां पर बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी मुन्ना बजरंगी की गैंगवार में हत्या हो गई थी। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना थी। अब आज जो घटना हुई है चित्रकूट में, चित्रकूट की घटना भी उतनी महत्वपूर्ण है। 2016 में मुजफ्फरनगर में उम्र कैद की सजा काट रहे चंद्रहास की चाकुओं से गोते हत्या कर दी गई थी। ये गैंगवार लगातार चलता है। 2011 में इसी प्रकार वहां पे गोलियां चली थी और इतनी गोलियां चली कि वहां उसमें एक दूसरा कैदी मारा गया। इसी प्रकार सहारनपुर जेल में 2016 में मुजफ्फरनगर के इनामी बदमाश सुखा की जेल में चम्मच से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से लगातार हत्या होती रही है। मथुरा में भी 2015 में ब्रजेश भाटी और राजस्थान के राजेश टोटा के बीच में जो गैंगवार हुआ, उस राजेश टोटा और ब्रजेश भाटी के बीच में जो गैंगवार हुआ, उस गैंगवार में एक तीसरा अपराधी मारा गया। इस प्रकार की ये लगातार घटनाएं हर साल आमतौर पे हर साल होती रहती है, कभी एक साल में। तो इस प्रकार से ये घटनाएं जो हो रही हैं, तो इसके लिए जिला प्रशासन और जेल प्रशासन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ जनता टीवी के लिए अनिल के अंकुर, लखनऊ। वहीं चित्रकूट की जेल में हुए गैंगवॉर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डीजी जेल से रिपोर्ट तलब करी है। इसके साथ ही सीएम ने अगले 6 घंटों में चित्रकूट के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और कारागार मुख्यालय के उप महानिरीक्षक की संयुक्त टीम से जांच की रिपोर्ट भी तलब करी है।
तो वहीं चित्रकूट जेल में हुई घटना के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना की महामारी से पहले से ही उत्तर प्रदेश में लोग लगातार संकट में हैं। सरकार ना तो उनको ऑक्सीजन मुहैया करा पा रही है, न बेड मुहैया करा पा रही, और उसके बाद जेल के अंदर इस तरीके के अपराध, दिन पर दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, कुछ तो उत्तर प्रदेश में ठीक कर दिया होता। आपने उत्तर प्रदेश को जंगल प्रदेश और नरक प्रदेश बनाकर छोड़ दिया है। क्यों कुर्सी से चिपके हुए हैं? इस्तीफा दीजिए और मठ को वापस जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को चला पाना आपके और भाजपा के बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार अपराध को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर आगाह कर रही हैं आपको, लेकिन आप अहंकार में डूबे हुए हैं, अहंकार में चूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए पनौती बन चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश को मुक्त करिए। तो उत्तर प्रदेश को मुक्त करिए, लगातार निशाना साध रहे हैं विपक्षी। और ऐसे में संजय साहू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? चित्रकूट में कितनी कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित हो चुकी है, और क्या सबसे बड़ा सवाल, कुछ चंद सवाल भी इस समय हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को इन सवालों के जवाब मिल सके हैं क्या? क्यों खत्म नहीं हो पा रही है तमंचे की गोलियां? सबसे बड़ी बात है कि हथियार कहां से मिला अंशु को, क्या इसकी कोई पड़ताल हो पाई है क्या अभी तक? संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है जी। देखिए पूजा, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चित्रकूट में घटना हुई है, इससे पूरे देश को हिला दिया है। और पूरे देश के साथ साथ इसमें जो आज ईद का त्योहार था, पूरे देश में जिस तरीके से शांति पूर्वक ये त्योहार मनाया जा रहा था, उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ी कर दिए हैं। हालांकि चित्रकूट में ये पहली घटना नहीं है, इसके बाद भी कई तरीके की प्रदेश में घटना हो चुकी है। यहाँ के अगर जेल प्रशासन की बात करें तो जो चित्रकूट का जिला कारागार है, प्रदेश की बड़ी जेलों में शुमार है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो नमक तक नहीं जाने देते। अगर नमक और अचार कोई अपने कैदी के लिए, अपने परिजन के लिए लेके आता है तो उसको बाकायदे टेस्ट करके भेजा जाता है। लेकिन सवालिया निशान यह उठता है कि अगर अचार को टेस्ट किया जाता है, नमक को टेस्ट किया जाता है, तो इन अधिकारियों तक पिस्टल कैसे पहुंची? जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चित्रकूट गैंग वॉर के कुछ अहम सवाल हैं जो जनता टीवी भी पूछ रहा है, साथ में पूरा राज्य भी पूछ रहा है कि आखिरकार ये असलहे पहुंच कैसे जाते हैं जेल के अंदर। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ के वेदांता अस्पताल में आईसीयू में जाकर के आजम खान से मुलाकात करी। आपको बता दें कि वो आईसीयू में एडमिट है, काफी समय से कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद उनका इलाज वहां पर चल रहा है, स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान से उनका हालचाल भी जाना है। आजम खान के इलाज के लिए दिल्ली से एक डॉक्टर की टीम बुलाई गई है। डॉक्टरों की टीम से अखिलेश यादव मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें, आजम खान ने आज सुबह अपनी पत्नी से बातचीत की थी। मेदांता हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आजम खान को आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कोरोना संक्रमण अभी भी बना हुआ है, ऐसी स्थिति में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला खान की सेहत ठीक बताई जा रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। त्योहार का मौका है, त्योहार जरूर मनाइए, लेकिन एहतियात के साथ मनाइए, घरों में रहकर मनाइए, क्योंकि अपनी और अपनों की सुरक्षा आपकी ही तो जिम्मेदारी है ना। वक्त छोटे से ब्रेक का।